की कोशिश करें तो आप ऐसे मान के चलिए कि हम भारत की तरफ आए और छोटा सा एक वाक्यांश यहाँ से समझने का कोशिश करें। बहुत छोटी सी बात पे समझेंगे कि चरक ऋषि जो हमारे यहाँ के हैं, जिन्होंने आयुर्वेद पर इतना ज़्यादा कार्य किया, वो आपके लिए सबसे अच्छी तरीके से जो सभ्यता और संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, वो पहले बताते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति जो सृष्टि का पालनहार होता है, वही व्यक्ति सृष्टि को समाप्त करने की अपनी ताकत रखता है अगर वो विज्ञान को गलत ढंग से इस्तेमाल करने लगे। जैसे आज आपके यहाँ इतना प्रदूषण है, इतना प्रदूषण है, इतना प्रदूषण है, और उसके बाद भी आग लगाने को प्रदूषण कहते हैं। हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं, एसी से नहीं बताता कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी टीचर कि प्रदूषण होता है। तो ये क्या है? ये कौन सी विज्ञान है और किस विज्ञान को हम लोग समाप्त कर प्रयास कर रहे हैं विकास करने का, और कैसा विकास है ये? लेकिन जो तरीके हैं, जो तौर तरीके हैं, उसको मूलतः जा कर के हम उस पर समझने की कोशिश करें तो सबसे समझ के चलो कि एक व्यक्ति यहाँ से जन्म लेता है, एक व्यक्ति है, वो दो भागों में बंटता है ऐसे करके। एक यहाँ पालक होता है जो पालनहार होता है, जो सृष्टि का रक्षक होता है। एक यहाँ प्रलयंकारी होता है जो प्रलय करने वाला होता है, ये सृष्टि का विनाश करने वाला होता है, जो विज्ञान को किसी तरीके से नहीं मानता। एक ये होता है, और एक ये होता है जो सृष्टि को पालन करता है और सृष्टि के पालन के करने पे विज्ञान को मानता है। किस विज्ञान को मानता है और कौन सा विज्ञान यहाँ जन्मेगा और कौन सा विज्ञान यहाँ जन्मेगा, यही हमारी सभ्यता के मूल में है। अब देखो, यहाँ से सभ्यता के आधार पर दोनों का होगा। ये व्यक्ति जो है ये सनातनी नहीं है, मतलब पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करता। इस व्यक्ति का मानना है कि जो कुछ हमने आज पाया है वो लगातार पाते रहो और खूब ज़्यादा से अंदर अंदर करते रहो, जितना मिले सब अंदर कर लो। अगर सोना मिलता है तो इतना सोना लो, इतना सोना लो कि उसके ऊपर सोना ही पड़े, मतलब मर के जाए तो सोना हो हमारे साथ में। क्या करोगे मरने के बाद? ये व्यक्ति कहता 4 रोटी मिल गई, बस आराम से है, क्या पेट भर गया, कल सवेरे देखेंगे, दोबारा खाएंगे। कल की हमारी 4 भी रोटी की व्यवस्था और है, और वो रोटी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। यहाँ मिलने वाला केवल घीहा की सब्जी से आदमी संतुष्ट है, ये पालनहार बन के उभरता है। अब यहाँ विज्ञान और यहाँ विज्ञान में अंतर देखना चालू करो। यहाँ से ये व्यक्ति जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा संतुष्ट। इसको कार मिल जाएगी, ये अगर मारुति ले आएगा तो उससे बड़ी कार का सपना देखेगा, अगर उससे भी बड़ी ले आया तो उससे बड़ी कार का सपना देखेगा, उससे भी बड़ी ले आया तो उससे बड़ी हेलीकॉप्टर का सपना देखेगा। ये सपना देखेगा ही, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं हो सकता कभी भी। ये व्यक्ति जो व्यक्ति है वो संतुष्ट होगा, और जितना मिल जाएगा उतने से संतुष्ट होगा। अब ये व्यक्ति जो यहाँ पर है, ये कभी भी अपने पे संतुष्ट नहीं होगा। ये संतुष्ट होगा तो इसको कहते हैं अपरिग्रही होगा। ये अपरिग्रही होगा। जैसे भगवान राम, उदाहरण यहाँ मिलता है। भगवान राम है, उनको राज्य है, सब कुछ है। राज्य छोड़ने के बाद जब बात हुई तो 14 साल के लिए वनवास में चले गए और सारे सुख सुविधाएं उन्होंने वहाँ त्याग दिया। ऐसे एक नहीं, भारत के अंदर कई सारे लोग हुए, लेकिन यहाँ नहीं होते। आपको एक लेटेस्ट बात, बहुत अच्छी जानकारी एक दे देता हूँ कि 16वीं शताब्दी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खुलती है, कैम्ब्रिज खुलती है। उससे पहले उनके यहाँ यूरोप में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कहीं भी यूनिवर्सिटी नहीं है। अब जब 16वीं शताब्दी में खुलती है तो जो धर्मपाल जी का इतिहास कहता है, जब हमने उसको देखा तो 1803 में उनके पास केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र पढ़ाने वाला पहला व्यक्ति उनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भर्ती किया जाता है। लेकिन आपकी शिक्षा व्यवस्था को बदलवाने वाला जो व्यक्ति था, जो भारत में भेजा जा रहा था, वो 1773 से आपके यहाँ उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला यहाँ हमको वैज्ञानिक बनाने की बात कर रहा था।
उसको अपनी रसायन विज्ञान आती नहीं थी, विज्ञान आती नहीं थी, वो पढ़ नहीं रहा था वहाँ विज्ञान, लेकिन हमको वैज्ञानिक बनाने के लिए यहाँ वो चर्चे जो हो रहे थे, वो वही व्यक्ति आकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का यहाँ हमको विज्ञान सिखाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, 1857 से पहले जितने भी आपके यहाँ पर कार्य हो रहे थे वो सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी करा रही थी, सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी करा रही थी। जितने भी कार्य हो रहे थे, एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन, आपकी ये जो जितने भी उद्योग धंधे थे वो बंद कराना वगैरह वगैरह, जितना भी काम कराना था वो ईस्ट इंडिया कंपनी करा रही थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर दिया गया था, जो एग्रीमेंट था, वो 1480 में इंग्लैंड के राजा ने उनसे एग्रीमेंट किया था कि आप कहीं भी जा कर के किसी भी देश में, किसी भी द्वीप पे, किसी भी समुद्र के इधर उधर जा कर के उस पर कब्ज़ा करो, उस पर राज्य करो और झंडा हम इंग्लैंड वाले अपना देंगे। ये 1480 से एग्रीमेंट था और 1857 तक इन्हीं का राज्य रहा। ये धीरे 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 करके सारी व्यवस्थाएं देखते रहे। अब ये कहते हैं जैसे कि एरोप्लेन, यहाँ इनके पास कुछ है नहीं, ये प्रलयंकारी हैं, एरोप्लेन बना रहे हैं। आपकी शिक्षा व्यवस्था में बताया जाता है कि एरोप्लेन जो है वो अंग्रेज़ों ने बनाया, उससे पहले अंग्रेज कोई एरोप्लेन नहीं था। लोहा इनके पास था नहीं, लोहा नहीं था इनके पास, आज भी लोहा नहीं है इनके पास। जितना अच्छा लोहा आपके पास भारत के अंदर होता है उतना इनके पास नहीं होता। और इन्हीं के इतिहास में जब हमने आगे करके देखना चाहा इनके इतिहास को, तो आप ऐसे मान के चलो कि इन्हीं का जो ये लेखक हैं जो वहाँ से आए हुए हैं, वो कई सारे इंग्लैंड के जो इनके अधिकारी आए हुए हैं, उन अधिकारियों ने यहाँ आकर के अपने यहाँ के सर्वे करने के बाद, भारत के सर्वे करने के बाद यहाँ के मिस्त्रियों का, मतलब कारीगरों का, हस्तकला जानने वालों का, कि यहाँ से रिपोर्ट उनके पास भेज रहे हैं अंग्रेज़ों के पास। तो वो वहाँ जो रिपोर्ट भेज रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर लोहे को पिघला करके उसको नया स्वरूप देने का कार्य मात्र यहाँ के कारीगर 2.5 घंटे में पूरा कर देते हैं, जबकि इंग्लैंड में, मतलब उनके यहाँ लगभग 18 से 20 दिन लगते हैं जब वो किसी लोहे को दूसरे स्वरूप में दे पाते हैं। ये उन्हीं का अधिकारी यहाँ से बैठ करके चिट्ठी लिख रहा है जो यहाँ आए थे और हमको बता रहे हैं कि हमको कुछ आता नहीं था, इसलिए हम लड़ रहे थे, हमको विज्ञान नहीं आता था। उनको लोहा पिघलाना नहीं आता था, उनको 18 से 20 दिन लगते थे। हमारे यहाँ का कारीगर मात्र 2.5 घंटे में लोहे का स्वरूप बदल देता था, वो हथौड़ी बना देता था 2.5 घंटे के अंदर। लेकिन जो प्रक्रिया हो रही थी वो कुछ और वहाँ पे जा रही है। इसी सभ्यता के आधार को लेकर के जब आप पूरी उसको सभ्यता देखोगे तो यहाँ जो सभ्यता जन्मेगी, हमारे पास पेट भरा होगा, सब कुछ खाने को होगा, हमारी धरती इतना ज़्यादा देगी, सब कुछ जब देगी तो हम अहिंसावादी ही होंगे, क्योंकि हमारा पेट भरा है। हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है मारपीट करके, क्योंकि हमारे पास इतनी दौलत है। हमें क्या ज़रूरत है यहाँ चोरी करने की। जब तुम्हारा पेट भरा होगा, तुम संतुष्ट होगे पूरी तरह से, तुम अपरिग्रही होगे, तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं होगी किसी तरह की, तो तुम्हें सब कुछ होने के बाद जब तुम्हारा पेट भरा होगा, सारी सुविधाएं तुम्हारे पास उपलब्ध होंगी, तुम आराम से सोना और जागने का समय तुम्हारा निर्धारित होगा, तुम्हें अपना काम करना है, तो तुम क्यों किसी की जाकर के चोरी करोगे। तो यहाँ चोर कैसे हुआ, हम क्यों झगड़ा करेंगे किसी से। इनके पास खाने को नहीं है, वो चार्टर लेकर के आने के बाद यहाँ पर जो भारत में आता है, और ये समीकरण पूरा का पूरा जब वो देखते हैं तो उनके यहाँ 1860 तक हमारे यहाँ जो उनका अधिकारी आता है अंग्रेज़ों का, उस अधिकारी को एक कमीशन सेट किया जाता है कि तुम जो भारत में जाओगे, जो लूटोगे, उसका इतना प्रतिशत तुमको दिया जाएगा। सैलरी नहीं दी जाती, उसको गवर्नर कहते हैं, उसको कमिश्नर कहते हैं, उसको सैलरी नहीं दी जाती, उसको जो दिया जाता है वो कमीशन सेट किया जाता है। और कमीशन के दम पे भारत के अंदर से वो टैक्स वसूल करता है सबसे।
और वो अपना कमीशन के चक्कर में वो लगभग ऐसे मान के चलो कि अगर 20 साल भारत के अंदर रह जाता है तो यहाँ से जो उनका अधिकारी आता है वो अरबपति बन के जाता है। तो चोर कौन हुआ? हम यहाँ चोरी करेंगे कि वो चोरी करेगा? हमारे पास जब भरपेट खाने को है तो हम क्यों करेंगे? वो यहाँ खाने को नहीं है तो वो हमारे यहाँ आया है। और ऐसे में कौन सी शिक्षा व्यवस्था वो हमारे यहाँ लागू करने जा रहा है? अब जो शिक्षा व्यवस्था वो वहाँ से लागू कर रहा है, जो वो कर रहा है, वो कह रहा है कि धर्म के आधार पर वहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो प्रयास किया और कोशिश करी, धर्म का एक विश्लेषण निकाला कि धर्म है क्या आखिर। धर्म के आधार पर सबसे पहले अगर आपको धर्म करना है, धर्म को जानना है, तो आपको सबसे पहले गीता का वो श्लोक समझना पड़ेगा जिसमें गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता सपना बबोधश योगो भवति दुःखा। तो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और गणित की एक लंबी व्याख्या के साथ हम लोग इस शोध पर और आगे कार्य करेंगे।